सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD और 9 बजे के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं फरवा वहीद और मैं हूं बुजुर्ग मुअज़्ज़म। सबसे पहले आपको बताएं कि लोरालाई के इलाके चुमालंग में कोयला की कान में जहरीली गैस भरने से धमाका हुआ, जिससे 4 कारकुन जाँ बहक हो गए हैं। एक कारकुन जख्मी भी हुआ है। लाशों और जख्मियों को कान से बाहर निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जाता है। ये अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं। लोरालाई का इलाका है चमालिंग, जहां पर कोयले की कान में जहरीली गैस भर जाने से धमाका हो गया और धमाके की वजह से 4 कारकुन मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि एक शदीद जख्मी हो गया है। जख्मी और तमाम तर लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक होने वाले अफराद के बारे में बताया जा रहा है कि तमाम तर अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक ये हादसा पेश आया है और मुतादिद बार ऐसे पहले भी हुआ। हिफाजती इंतजामात ना होना, कोयले की कान में जहरीली गैस भरी और 4 कारकुन जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें 2 भाई भी शामिल हैं। एक जो है शख्स ज़ख्मी हुआ है और लाशों और ज़ख्मियों को कान से निकाल कर अब अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और लाहौर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन जारी है। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। लेस्को के 370 से जायद फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई है। धुंध और बिजली की पैदावार में कमी की वजह से ब्रेकडाउन हुआ है और शहर के मुतादिद इलाकों से ये खबरें आ रही हैं कि बिजली अभी तक बहाल नहीं हुई। लाहौर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है और शहर के बेशतर इलाके हैं जहाँ पर बिजली की फराहमी में जो है वो मुअत्तल कर दी गई और तातुल का शिकार है। इसके साथ साथ लेस्को के 370 फीडर्स जो हैं वो भी मुअत्तल हो चुके हैं, जबकि 477 फीडर्स बताए जा रहे हैं जो कि इस वक्त मुअत्तल हैं, जहां से इस वक्त बिजली नहीं फराहम की जा रही। 477 फीडर्स जो हैं वो इस वक्त मुअत्तल हो चुके हैं। बड़ी तादाद में फीडर्स हैं और इस हवाले से भी आपको बताएंगे शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ये खबर आ रही है कि अभी भी बिजली बहाल नहीं हुई है। उधर लोरालाई में FC ट्रेडिंग सेंटर के रहायशी इलाके पर दहशत गर्दों की हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में खुदकुश बमबार समेत 4 दहशत गर्द मारे गए, जबकि कार्रवाई के दौरान 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए हैं। शहीद होने वालों में सूबेदार मेजर मुनव्वर, हवलदार इकबाल खान, हवलदार बिलाल और सिपाही नक्शाब भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द ट्रेनिंग सेंटर में फायरिंग करते हुए कंपाउंड की तरफ दाखिल हुए, ताहम उन्हें रहायशी इलाके की दाखिली चेक पोस्ट पर रोका गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमले में नाकामी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, ताहम फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके बड़े नुकसान से इलाके को और फोर्सेस को बचा लिया। और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फिर आग उगलने लगे। कहा, एक लड़ाई से पाकिस्तान सुधर जाएगा, ये सोचना बहुत बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान को सुधारने में अभी और वक्त लगेगा। BBC इंटरव्यू के दौरान नरेंद्र मोदी का कहना था कि सर्जिकल स्ट्राइक्स का फैसला एक बड़ा खतरा था, लेकिन वो सियासी खतरे की फिक्र नहीं करते। तो नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर जो है धमकी दी है पाकिस्तान को। उधर पाक फौज ने बाग सेक्टर में भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। DG ISPR का कहना है इंशाअल्लाह किसी को कॉप्टर सरहद पार करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो ये तमाम सूरत हाल आपको बताएंगे। DG ISPR के मुताबिक फौज ने बाग सेक्टर में भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है और ये कार्रवाई जानिब जो है की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ, लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय जासूस ड्रोन को मार गिराया और भारत की जानिब से ये जो पेशकदमी थी और ये जासूसी का एक तरीका था, ड्रोन पाकिस्तान की हदूद में दाखिल करना चाहता था, जिसको पाकिस्तान की फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करके गिरा दिया।
اور آپ کو بتائیں گے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج 11:30 بجے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوگا۔ اجلاس میں وفاقی کابینہ 20 نکاتی ایجنڈے کا جائزہ لے گی۔ منی لانڈرنگ، جعلی اکاؤنٹس کے حوالے سے 172 افراد کا نام ECR میں شامل کرنے، پاکستان اور چین کے مابین سزا یافتہ قیدیوں کے تبادلے اور یونین کونسل چیئرمین کی رجسٹریشن بھی ایجنڈے کا حصہ ہوگی۔ تو آج جو ہے اجلاس ہونے جا رہا ہے، ایک بار پھر وفاقی کابینہ کا اجلاس آج 11:30 بجے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوگا۔ اجلاس میں وفاقی کابینہ 20 نکاتی ایجنڈا ہے جس کا جائزہ لے گی اور اہم فیصلے بھی آج متوقع ہیں، جبکہ منی لانڈرنگ، جعلی اکاؤنٹس اور 172 افراد کا نام جو ECR میں شامل کرنے کا معاملہ ہے اس پر بھی آج بات ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور چین کے مابین سزا یافتہ قیدیوں کے تبادلے اور یونین کونسل چیئرمین کی رجسٹریشن بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں گے معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کی طبیعت پہلے سے اب بہتر ہے اور انہوں نے اپنے بیٹے مولانا یوسف کی امامت میں نماز عشاء بھی ادا کی ہے۔ مولانا طارق جمیل کی کامیاب انجیوگرافی کے بعد ایک ان کو سٹنٹ بھی ڈالا کیا تھا۔ گزشتہ روز جو ہے طبیعت ناساز ہوئی جس کے بعد ان کو اب ایک سٹنٹ ڈال دیا گیا ہے اور دل کی تکلیف ہوئی جس کے بعد اب جو ہے ان کو ایک سٹنٹ ڈال دیا گیا ہے اور اب حالت جو ہے خطرے سے باہر ہے اور طبیعت جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے۔ چند دن آرام کا مشورہ جو ہے وہ دیا گیا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے۔ مولانا طارق جمیل نے جو ہے گزشتہ رات عشاء کی نماز بھی پڑھی ہے۔ لاہور میں ٹھنڈ اور دھند میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دھند کے باعث موٹر وے کو لاہور سے شیخوپورہ تک بند کر دیا گیا ہے۔ موسم اور دھند کا احوال بتا رہے ہیں ندیم خالد۔ جی بالکل، موسم کی شدت جو ہے وہ سردی کی برقرار ہے اور موسم جو ہے وہ دن بدن جو ہے یہ دسمبر تو ختم ہو گیا، نیا سال شروع ہو چکا ہے، لیکن موسم کی جو شدت ہے وہ اسی طرح برقرار ہے اور موٹر وے بھی دھند ہونے کے باعث راوی ٹول پلازا سے شیخوپورہ تک بند کر دی گئی ہے اور اسی طرح بابو صابو سے راوی ٹول پلازا تک موٹر وے کھلا ہے اور ادھر سے ٹھوکر سے راوی ٹول پلازا تک بھی موٹر وے کو کھولا گیا ہے جہاں دھند جو ہے کم ہے، جبکہ دوسری جانب راوی ٹول پلازا سے شیخوپورہ تک موٹر وے بند ہے۔ اسی طرح دوسری جو عام شاہراہات ہے وہاں بھی اس وقت شدید دھند ہے جو کہ جیسے جیسے سورج نکلے گا تو وہ کم ہو جائے گی۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 2 سے 3 روز کے بعد جو ہے بارش کا بھی امکان ہے۔ بارش کے ساتھ دھند کا یہ سلسلہ ایک دفعہ ختم ہوگا 2 سے 3 دن کے لیے، اس کے بعد سے دھند یہ شدید ہو جائے گی اور دھند رات کے اوقات میں ہی پڑنا شروع ہو جائے گی، جبکہ شہر میں بھی اس وقت ہلکی دھند ہے اور جو کہ رات گئے آ جاتی ہے اور ہلکی دھند کا سلسلہ یہ صبح سورج نکلنے تک جاری رہتا ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ملتان کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی دھند کے باعث سردی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ملتان تا خانیوال موٹر وے ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے اور موٹر وے پولیس نے شہریوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے اجتناب برتنے کی ہدایت کی ہے۔ بات کریں گے اسی پر اپنے نمائندے عدنان یعقوب سے۔ عدنان یعقوب، بتائے گا موسم کی کیا صورتحال ہے اور اس وقت دھند جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے؟ جی بالکل، ملتان اور گرد و نواح میں سردی کی شدت میں تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ دھند جو ہے اس کا بھی کافی راج ہے۔ مختلف علاقے ملتان کے دھند کی لپیٹ میں ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگر ملتان شہر میں دیکھیں تو جو حد نگاہ ہے دھند کی وجہ سے وہ 700 میٹر ہے، لیکن موٹر وے اور گرد و نواح میں جتنے بھی جو ملحقہ سڑکیں ہیں وہاں پہ کافی ساری دھند نظر آ رہی ہے۔ اگر ملتان تا خانیوال موٹر وے کی بات کریں تو وہاں پہ بھی جو ہے حد نگاہ 50 میٹر ہونے کی وجہ سے ملتان تا خانیوال موٹر وے M4 کو بند کر دیا گیا ہے عام ٹریفک کے لیے۔ اور جو ترجمان ہے موٹر وے ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی کوئی دھند نارمل ہوتی ہے تو پھر ان کو عام ٹریفک کو شہریوں کے لیے کھولا جائے گا۔ اس سے پہلے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے جو ہے اجتناب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور رات بھر تقریباً موٹر وے کھلی رہی ہے کیونکہ اتنی زیادہ دھند نہیں تھی۔ صبح فجر کے بعد جو ہے کافی ساری دھند ہو گئی ملتان اور گرد و نواح میں، جس کی وجہ سے جو ہے فلائٹ آپریشن دیکھیں تو وہ بھی متاثر ہوا ہے۔ سعودی ایئر لائن جس نے ملتان پہنچنا تھا صبح 6:55 پر دھند کے باعث وہ بھی منسوخ کر دی گئی ہے اور
उसके बाद मोटरवे भी क्लोज कर दी गई है। मुल्तान शहर में शहर के अंदर जो है थोड़ी सी कम है, लेकिन जैसे शहर से बाहर निकलते हैं तो गिरदोनवा के जितने भी इलाके हैं शदीद धुंध की लपेट में हैं। इसकी वजह से जितने भी ट्रैफिक वार्डन्स हैं और जो ट्रैफिक के जो सफ़र करने वाले शहरी हैं उनको ये हिदायत की गई है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। अगर जो सफ़र कर रहे हैं वो अपनी फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गाड़ियों में फासला रखें ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। पेश ना आए। बहुत शुक्रिया अदनान याकूब, अपडेट कर रहे थे। नाजरीन, खानेवाल और गिरदनवाह में भी कुछ यही सूरत हाल है। शदीद धुंध का राज है और धुंध के बायस नेशनल हाईवे और मोटरवे बंद कर दिया गया है। हद निगाह 10 मीटर तक रह गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नदीम मुगल। नदीम मुगल, अब बताइएगा यहाँ पर मौसम की क्या सूरत हाल है और शहरी क्या कहते हैं इस हवाले से? खानेवाल और गिरदोनवा जो धुंध की लपेट में है और शदीद धुंध होने के बायस जो है मुश्किलात का सामना है। मोटरवे पुलिस का कहना ये है कि खानेवाल ता मुल्तान नेशनल हाईवे और मोटरवे जो है वो दोनों ही बंद कर दी गई हैं ट्रैफिक के लिए, चूँकि मोटरवे पुलिस का कहना ये है कि हद निगाह जो है सुबह जो है वो सिफर रह गई थी, जिसके बायस जो है ट्रैफिक की रवानगी को जो है वो बंद कर दिया गया था। इसके अलावा आपको बताते चलें कि खानेवाल से मियाँ चन्नू और उसाईवाल उकाड़ा जो ट्रैफिक है वहाँ पर भी जो मोटरवे पुलिस ये बताते हैं कि मुकम्मल तौर पर जो है तमाम ट्रैफिक के लिए नेशनल हाईवे जो है वो बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि जो गिरदोनवा के जो लिंक रोड हैं वहाँ पर ट्रैफिक रवानी के बायस जो है हादसात भी रूनुमा हो रहे हैं। जैसे कि आज सुबह भी एक हादसा हुआ जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो ट्रक से टकराने के बाद जो है वो जहाँ भाग हो गया था। ताहम यह है कि धुंध के बायस जो है शहरियों को मुश्किलात का जो है वो सामना है। और आपको बताते चलें कि खानेवाल से बहुत बड़ी तादाद में मुलाजमीन जो हैं वो मुल्तान ड्यूटी पर जाते हैं और धुंध के बायस ट्रैफिक बंद है और मुलाजमीन को अपनी ड्यूटी पर पहुँचने पर जो है वो मुश्किलात का सामना हो रहा है। इसी तरह जो है आम ज़िंदगी भी जो है वो शहरियों के धुंध के बायस जो है मुतासर है। ताहम ये है कि मोटरवे पुलिस का कहना है कि जैसे ही धुंध में कमी वाक़ होगी काफ़िलों की सूरत में जो है वो ट्रैफिक को जो है वो रवाना कर दिया जाएगा। ताहम एक महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये धुंध जो है 11-12 बजे के करीब जाकर जो है इसमें कुछ कमी वाक़ हो। आपका अपडेट करने के लिए मलिका कौसार की बात की जाए तो वहाँ पर 9:30 की पहली बर्फबारी हुई। रात से वक्फे से ये बर्फबारी जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और टेम्परेचर की बात की जाए तो -2 तक गिर गया है। मौसम के बारे में मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे हैदर अली, बताइएगा मलिका कौसार का मौसम कैसा है? मलका कौसार मरी में रात से शुरू होने वाली बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। मलका कौसार की चोटियों ने बर्फ का ताज पहना तो पूरी वादी सफ़ेद रंग में रंग गई। आसमान से गिरते बर्फ के नरम गालों ने सहर तारी कर दी है। वादी में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है जिसने मरी का मलकुती हुस्न मजीद दोबाला कर दिया है। लेकिन सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मरी इंतज़ामिया की जानिब से माल रोड पर स्नो गाला का भी इनेकाद किया गया। तो जो स्याह मरी आना चाहते हैं वो गाड़ी एहतियात से ड्राइव करें और टायरों में हवा का प्रेशर भी कम रखें। गाड़ी में बैटरी की कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए और सिर्फ पेट्रोल पर गाड़ी मरी लेके आएँ और अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रखें। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से 24 घंटे तक जारी रहेगा। ठीक है हैदर, आप भी मौसम को एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची के मौसम की बात की जाए तो आज सर्दी की शिद्दत कम है। शहर कायद का दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड है और मौसम का मजीद हाल क्या है और क्या हो सकता है, इसी पर बात करेंगे भी नुमाइंदा समीन नवाज से। समीन नवाज, आज सर्दी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी महसूस की गई है कराची में। इस वक्त क्या टेम्परेचर है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? महकमा मौसमियात वाले क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात वाले यही बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में बतदरीज सर्दी की शिद्दत में वक़्त है। अमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो जनवरी के महीने में सर्दी की शिद्दत में इतना ज़्यादा कमी मुतवक्की नहीं होती और गुज़िश्ता साल भी जनवरी में अच्छी खासी कराची में मौसम सर्द रहा था, लेकिन इस मरतबा गैर मुतवक्की तौर पर सर्दी की शिद्दत में बतदरीज कमी आ रही है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आने वाले दिनों में ये सर्दी की शिद्दत मजीद कम होती चली जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इस वक्त करंट टेम्परेचर यानी कि मौजूदा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है। हवाओं की सिमत भी थोड़ी सी तब्दील हुई है। मशरक़ी सिमत से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 12 से 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हमें नजर आ रही हैं। और खुनकी की अगर हम बात करें तो जिस तरह से मुल्क के और दीगर शहरों में धुंध छाई रही, ये खबरें हमने अभी सुनी कि और दीगर इलाकों में खासा कोहर छाया रहा, तो कराची में भी आज अर्ली मॉर्निंग यानी कि अलग सुबह हल्की सी धुंध हमें नजर आई और शबनम के खतरे हमें इस वक्त भी पौधों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर और इसके अलावा
घास के ऊपर हमें गिरे हुए नजर आ रहे हैं, जो कि खासा खूबसूरती का सबब बन रहे हैं। कराची की मॉर्निंग खासी खूबसूरत हो गई है इस कोहर की वजह से। इस वक्त भी हल्की धुंध छाई हुई है, लेकिन इतनी ज्यादा कोई धुंध नहीं है कि उससे हद निगाह में किसी किस्म की कोई कमी मुतवक्का हो या ट्रैफिक को किसी मुश्किलात का सामना हो। ओवरऑल अच्छा मौसम है और सर्दी की शिद्दत में जो कमी आ रही है, शहरी उससे थोड़े से नाखुश दिखाई देते हैं कि थोड़ा सा मौसम सर्द हुआ था कराची का, लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर बहुत जल्द कराची में सर्दी जो है वो अब वापस लौटती हुई नजर आ रही है। और महकमा मौसमियात भी कुछ ऐसे ही इम्कानात जाहिर कर रहा है कि आने वाले दिनों में ये सर्दी की शिद्दत बतदरीज कम होती चली जाएगी। जी ठीक है समीन नवाज, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप प्रेफरेंसेस के फैसलों के खिलाफ नैब ने अपीलें तैयार कर ली हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। फ्लैगशिप रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ की बरियत चैलेंज और अल-अज़ीज़िया में सजा बढ़ाकर 15 साल करने की सजा की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी थी और अब जो है नैब भी अपीलें आज दायर करेगा। और इस हवाले से आपको बता रहे हैं तमाम सूरत हाल। एहतशाम क़यानी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। एहतशाम, बताइएगा आज नैब भी अपीलें दायर करने जा रहा है, समाअत का आगाज़ कब होगा? देखें, जो एहतसाब अदालत की जानिब से और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फ़ैसला दिया गया था, अब अल-अज़ीज़िया रेफरेंस पर गुज़िश्ता रोज़ नवाज शरीफ के वकील की जानिब से अपील दायर कर दी गई है। अब आज प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी अपील दायर किए जाने का इम्कान है। नवाज शरीफ के वकील की जानिब से सज़ा कलअदम करार देने के लिए अपील की गई है, लेकिन प्रोसिक्यूशन उसके खिलाफ एक बार फिर से जा रहा है कि नवाज शरीफ को तमाम तर सबूत और शवाहिद पेश किए जाने के बाद जब अदालत मुतमईन थी तो उनको इतनी कम सज़ा क्यों सुनाई गई। जो सेक्शन 9A5 है नैब ऑर्डिनेंस का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा इस अगर इल्ज़ाम साबित हो जाए तो 14 साल की सज़ा है और 14 साल से कम। इससे पहले हमने देखा एवनफील्ड रेफरेंस में इसी सेक्शन के तहत नवाज शरीफ को 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन अब जब अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल की सज़ा सुनाई गई है तो उसके खिलाफ अब नैब की जानिब से अपील दायर की जा रही है कि जब अदालत मुतमईन थी तो इस कदर कम सज़ा क्यों सुनाई गई, जबकि मियां नवाज शरीफ की जानिब से भी अपील दायर कर दी गई है। अब नैब की जानिब से आज ही जो फ्लैगशिप रेफरेंस है उसमें भी अपील दायर किए जाने का इम्कान है। ज़राए का ये बताना है कि उसमें भी मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि नैब ने अपना केस भरपूर अंदाज में पेश किया और नैब ने तमाम तर शवाहिद अदालत के सामने रखे, लेकिन अदालत की जानिब से शक का फ़ायदा मियां नवाज शरीफ को दिया गया, चूँकि फ़ैसले में भी लिखा गया है खारिजुल इम्कान नहीं कि मियां नवाज शरीफ का मलकियत से ताल्लुक़ हो और मियां नवाज शरीफ ने 7 मिलियन पाउंड्स भी अपनी खुफिया रकम से दिए, इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन चूँकि शवाहिद मुकम्मल नहीं हैं और अदालत मुकम्मल सबूतों के बगैर किसी मुलजिम को सज़ा नहीं दे सकती, इसलिए नवाज शरीफ को शक का फ़ायदा देते हुए यह अदालत बरी करती है। तो अब इस मौक़िफ़ को आगे लाते हुए नैब प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस पर भी आज अपील दायर की जाएगी और यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि जो फ्लैगशिप रेफरेंस है उसमें भी मियां नवाज शरीफ के खिलाफ के हक में जो एहतसाब अदालत का फैसला है उसे भी कलअदम करार दिया जाए। तो अब बेसिकली ये 3 अपीलें होंगी, एक ही रेफरेंस पर 2 अपीलें होंगी जिसमें प्रोसिक्यूशन भी आया होगा और नवाज शरीफ के वकील भी, जबकि दूसरे रेफरेंस में प्रोसिक्यूशन का एतराज़ है एहतसाब अदालत के फैसले पर और उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन आज अपील दायर करेगी। ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया तमाम सूरत-ए-हाल से। आगे बढ़ें, आपको बताएं हुकूमत को मेहमन डैम के संगे बुनियाद की जल्दी है। ज़मीन की खरीदारी मुकम्मल हो सकी और ना ही PC1 की मंजूरी ली गई, लेकिन डैम की तामीर के लिए अब हुकूमती शख्सियात की कंपनी शामिल की जा रही है। इस पर देखिए अवैस कियानी की रिपोर्ट। मोमन डैम की तामीर में हुई अहम पेशरफ्त, जमीन की खरीदारी के लिए मुआहदा तय हुआ। 8000 एकड़ जमीन के असूल के लिए कोशिशें जारी हैं। डैम की तामीर के लिए चीनी कंपनी और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद की कंपनी ने मुश्तरका तौर पर बोली जीत ली है। वापडा हुकाम के मुताबिक अभी सिर्फ तकनीकी तौर पर JV के तहत कंपनी को अहल करार दिया है, जबकि दूसरे मरहले में फाइनेंशियल बिड ओपन की गई है। टेंडर के तहत कंपनी की जाँच पड़ताल जारी है। मुतलका कंपनी के अहल होने पर ही अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करेगी। दूसरी तरफ वापडा डैम पर अपने वसाइल के साथ कॉलोनी, लिंक रोड और कोफर डैम की तामीर के लिए काम का आगाज करने जा रहा है और इसका संगे बुनियाद रवा माह में ही रखा जाएगा। मंसूबे का ना ही फाइनेंशियल क्लोज हो सका और ना ही नजरसानी शुदा PC1 की मंजूरी ली गई, लेकिन दावा किया जा रहा है कि 2023 तक ये मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। अवैस कियानी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद।
उधर नाज़रीन, ऑरेंज लाइन ट्रेन पंजाब हुकूमत के लिए दर्द सर बन चुकी है। 162 अरब का मंसूबा अब 227 अरब रुपए का हो चुका है। ऑरेंज लाइन मंसूबे ने तब्दीली सरकार के कड़ाके निकलवा दिए। मंसूबे की ताखीर पर जुर्माने का मीटर डॉलर्स में चालू हो गया। मंसूबे में ताखीर पर आज से रोजाना 5 लाख डॉलर जुर्माना भरना होगा। 31 जुलाई 2019 तक चीनी बैंक एग्जिम 14 अरब 31 करोड़ रुपए बतौर जुर्माना हमसे वसूल करेगा। साबिक हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट से परेशान सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने ऑरेंज लाइन को सफेद हाथी करार दे दिया। कहा, सफरी मंसूबा गले का कांटा बन चुका, उगले या निगले दोनों सूरतों में नुकसान मुकद्दर बन चुका है। गफलत या नालायकी कहें या जिम्मेदारी सियासी झगड़ों पर डालें, लेकिन हकीकत यही है कि 27 माह के अलावा 6 माह के मजीद इजाफी वक्त के बावजूद भी मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। अब 5 लाख डॉलर का कड़वा घून 212 दिन तक भरना होगा, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 14 अरब 31 करोड़ रुपए बनेंगे। और अगर डॉलर की कीमत बढ़ी तो ये जुर्माना भी बढ़ जाएगा। नई सूबाई हुकूमत के आने के बाद से मंसूबे का तमाम काम ठप हो चुका है। मंसूबे की लागत का इब्तदाई तखमीना 162 अरब रुपए लगाया गया, लेकिन 11 मकामात पर हुक्म इम्तनाई के बायस 22 माह तक काम रुका रहा। ताखीर और डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट का महंगा तरीन मंसूबा मजीद महंगा हो गया और लागत का तखमीना बढ़कर 227 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने और पीपल्स पार्टी में बगावत का तहरीके इंसाफ का ख्वाब चकनाचूर हो गया। पीपल्स पार्टी के 21 अरकान ने PTI के राब्ता कारों को साबिक सदर से बगावत न करने का साफ जवाब दे दिया है। इरफान मलिक की रिपोर्ट। सिंध असम्बली में इस वक्त पीपल्स पार्टी के 99 अरकान हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद में तहरीक इंसाफ के 30, MQM के 20, GDA के 14, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 3 अरकान हैं, जबकि MMA का 1 रुकन है। सिंध में हुकूमत साजी के लिए कम अज कम 85 अरकान जरूरी हैं। तहरीक इंसाफ अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराकर अपनी हुकूमत बनाना चाहती है तो इससे मजीद 18 अरकान की जरूरत है। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की। 21 अरकान को टारगेट करके राब्ते किए, लेकिन तमाम अरकान ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बगावत करने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ की लिस्ट में हीर सोहो, पीर मुजीबुल हक, एंथनी नवीद, ज्ञानचंद, सैयद शाह हुसैन शराजी, रियाज शाह शराजी, मोहम्मद अली मलकानी, सरदार शेर खान, अरबाब लुत्फुल्ला, अब्दुल जब्बार खान शामिल थे, जबकि सरदार मलिक असद सिकंदर, फकीर शेर मोहम्मद बलालानी, मीर तारिक तालपुर, सैयद सरफराज शाह, जाम नवाज अली, जाम अवैस बजार, सरदार मोहम्मद खान डाहरी और अब्दुल रऊफ खोसो, मीर नादिर मगसी, आबिद खान सुंदरानी और मोहम्मद सलीम बलोच को निशाने पर रखा गया था। तहरीक इंसाफ का सिंध में हुकूमत साजी का प्लान इस वक्त नाकाम हुआ, जब राब्तों के बावजूद तमाम 21 अरकान ने पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने से इनकार कर दिया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि प्ली बार्गेन न होता तो जो रकम आज तक रिकवर की गई है वो कोई इदारा वापस नहीं ला सकता था। नैब हर केस मेरिट की बिना पर देख रहा है। जहाज और ट्रेन इंजन गायब होंगे, नैब एक्शन तो लेगा। नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में नैब रावलपिंडी की जानिब से हाउसिंग सोसाइटीज के मुतासरीन में चेक तकसीम करने की तकरीब हुई। तकरीब से खिताब में चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि बदउनवान अनासिर तमाम बुराइयों की जड़ और मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। करप्शन का खात्मा नैब की अव्वलीन तरजीह है। जावेद इकबाल ने कहा कि नैब की मौजूदा क़यादत ने मेगा करप्शन केसेस को अलमारियों से निकाला, मेरिट और कानून के मुताबिक केसेस को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। नैब इंशाअल्लाह बग़ैर किसी रियायत के, बग़ैर ये देखे कि हु इज़ हु, हम सिर्फ और सिर्फ केस के मेरिट को देखेंगे। चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो का कहना था कि नैब के खिलाफ मुनज़्ज़िम और जारहाना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तनकीद करने वालों को आईन व कानून और नैब लॉ का इल्म ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट कानून की तमाम जज़ियात का जायजा ले चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून को ना गैर आईनी कहा और ना ड्रैकोनियन लॉ कहा। अक्सर तनकीद ही वो असाब करते हैं जिनको ना आइन का पता है, न कानून का पता है, न नैब लॉज का पता है, लेकिन जब वो रोस्ट्रम पर आते हैं
तो सबसे पहली बात यह है कि जी नैब का लॉ बड़ा भयानक और ड्रैकोनियन लॉ है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने मजीद कहा कि प्ली बार्गेन पर बहुत से लोग तनकीद करते हैं। अगर प्ली बार्गेन न होता तो जो रकम आज तक रिकवर की गई है पाकिस्तान का कोई इदारा वापस नहीं ला सकता था। हुकूमत ने सनतों के लिए अच्छा इकदाम कर लिया। ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज की कोशिशों के बाद सनतों के लिए बिजली सस्ती कर दी गई है। गौहर एजाज ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का इस इकदाम पर शुक्रिया भी अदा किया। एप्टिमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज की कोशिशें रंग ले आईं। नए साल के आगाज पर हुकूमत ने एप्टिमा को तोहफा दे दिया। पंजाब की टेक्सटाइल समेत दीगर एक्सपोर्ट्स की सनतों के लिए बिजली सस्ती कर दी गई। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के ग्रुप लीडर गौहर एजाज और उनकी टीम की मुसलसल काविशों के बाद आखिर हुकूमत ने पंजाब की टेक्सटाइल और दीगर बरामदी सनतों के लिए यकसा कीमत पर बिजली फराहमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। गौहर एजाज का कहना है कि नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब की टेक्सटाइल की सनत को बिजली 7.5 सेंट यानी 10 रुपए 50 पैसे फी किलोवाट के हिसाब से फ्राहम की जाएगी, जिस पर वो वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी पूरी टीम के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की टेक्सटाइल की सनत को बिजली की दीगर सूबों की तरह यकसा कीमत पर फराहमी से एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, जबकि बंद मिलें चलने से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी अवाम के साथ इंसाफ नहीं किया। जितना सस्ता तेल लिया अवाम को उतना सस्ता देने की बजाय 11 अरब रुपए अपनी जेब में डालने के लिए टैक्स बढ़ा दिया। ये हम नहीं कहते, हुकूमती इदारे भी यही कह रहे हैं। पेट्रोल की कीमत कम करने के सिलसिले में हुकूमत ने आपके साथ क्या हाथ किया, ये हम आपको बताते हैं। हमने कल भी इस बारे में आपको बताया था। आपको बताएं, अवाम के लिए नए साल का तोहफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 90 रुपए 97 पैसे लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 86 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। तो हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए नए साल का तोहफा ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेकिन जब एफपीआर की तरफ से पेट्रोल पर सेल्स टैक्स की नई शरह का नोटिफिकेशन सामने आया तो पता चला कि अवाम को तो इससे भी ज्यादा रिलीफ से महरूम किया गया था जितना पहले अंदाजा लगाया जा रहा था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के नोटिफिकेशन से लगता था कि हुकूमत ने अवाम को 5 रुपए फी लीटर के फायदे से महरूम रखा है, लेकिन पेट्रोल पर सेल्स टैक्स की शरह में इजाफे से तो ये जाहिर होता है कि अवाम को पेट्रोल पर फी लीटर 8 रुपए का रिलीफ नहीं दिया गया, क्योंकि पहले पेट्रोल पर सेल्स टैक्स की शरह 8% थी जो अब बढ़ाकर 17% कर दी गई है। अगर ये शरह ना बढ़ाई जाती तो पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए 86 पैसे की बजाय 13 रुपए की कमी हो सकती थी। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक इस वक्त मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की औसतन माहाना मजमूई खपत का अंदाजा 18 लाख मैट्रिक टन के करीब है। इसके मुताबिक हुकूमत टैक्स ना बढ़ाती तो जनवरी के दौरान अवाम को 11 अरब रुपए से ज्यादा की बचत होती, जो अब हुक्मरानों के अखराजात पूरे करने के लिए इस्तेमाल होंगे। और नाज़रीन, साल 2018 पाकिस्तानी रुपए की शदीद बेकदरी का साल रहा है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 25.8% कम हो गई। यूरो, बरतानी पाउंड, जापानी येन सब करेंसी के मुकाबले में रुपया सस्ता हुआ। साल के दौरान डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 28 रुपए 51 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई और इंटरबैंक मार्केट में $1 138 रुपए 92 पैसे का हो गया, जो साल के पहले दिन 110 रुपए 41 पैसे में मिल जाता था। गुज़श्ता साल भी रुपए की कदर में कमी तो हुई थी, लेकिन सिर्फ 5 रुपए 90 पैसे की। डॉलर के अलावा साल के दौरान यूरो के मुकाबले में रुपए की कदर 20.3%, बरतानवी पाउंड के मुकाबले में 17.8% और जापानी योन के मुकाबले में 27.6% कम हुई, जिसके बायस यूरो की कीमत 26 रुपए 80 पैसे बढ़कर 159 रुपए 5 पैसे, बरतानवी पाउंड की 26 रुपए 50 पैसे बढ़कर 175 रुपए 59 पैसे और जापानी योन की 27 पैसे बढ़कर 1 रुपए 25 पैसे हो गए। इस दौरान चीनी योन की कीमत भी 3 रुपए 27 पैसे के इजाफे से 20 रुपए 22 पैसे हो गई। कराची के इलाके गडा पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। चमड़ा चौरंगी के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। नुमाइश अंडरपास के करीब ट्रैफिक हादसा जिसमें एक शख्स जाँ बहक हो गया। मजीद बता रहे हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर।
آج صبح کرنگی کا علاقہ ہے چمڑا چرنگی، یہاں پہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ نامعلوم موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں ایک نوجوان جو ہے وہ زخمی ہوا ہے۔ زخمی نوجوان کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تفتیشی حکام نے موقع سے 9mm پسٹل کے خول تحویل میں لے کے اسے فرینزک کے لیے بھجوایا گیا ہے۔ تاہم اب تک جو ہے واقعے کے بارے میں پولیس کا کہنا یہ ہے کہ ابتدائی طور پہ واقعہ جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم کا شاخسانہ لگتا ہے۔ دوسری کارروائی جو ہے پولیس نے گڈاپ ٹاؤن کے علاقے میں کی ہے۔ گڈاپ سٹی پولیس کی کارروائی ہے۔ اسٹریٹ کرائم کے خلاف جو کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان سے اسلحہ برآمد ہوا ہے، ایک موٹر سائیکل اور مسروقہ سامان برآمد کیا گیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان سے برآمد ہونے والا ویپن جو ہے اسے فرینزک کے لیے بھجوایا جا رہا ہے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ ملیر کے کن کن علاقوں میں یہ ویپن کارروائی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک ٹریفک حادثہ بھی ہوا ہے جو کہ ایم اے جناح روڈ پہ ٹریفک حادثہ ہوا ہے، جس سے ایک نوجوان جو ہے وہ شدید زخمی ہوا تھا، جسے طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کئی علاقوں میں پولیس نے کریک ڈاؤن کیا ہے، اسٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ ذل حیدر، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں، رینجرز نے کراچی کے مختلف علاقوں میں کارروائی کر کے سائبر کرائم میں ملوث 10 ملزموں کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمان نے گاڑیوں کی خرید و فروخت کے لیے 11 لاکھ روپے آن لائن ٹرانسفر کیے تھے، تو گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ رینجرز نے کارروائی کی ہے۔ کراچی میں یہ کارروائی کی گئی۔ مختلف علاقے ہیں جہاں پر کارروائی کر کے 10 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ملزموں نے گاڑیوں کی خرید و فروخت کے لیے 11 لاکھ روپے آن لائن ٹرانسفر بھی کیے تھے۔ کراچی کے علاقے عزیز آباد بلاک 8 میں ایم کیو ایم کے بند دفتر میں پراسرار آتش زدگی کے نتیجے میں سامان جل کر خاکسار ہو گیا۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ دانیال سید کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے علاقے عزیز آباد بلاک 8 میں 90 کے نزدیک ایم کیو ایم کے بند دفتر میں پراسرار آتش زدگی کے باعث خورشید بیگم میموریل میڈیکل سینٹر میں قائم دفتر میں رکھا سامان جل کر خاکسار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق سیاسی جماعت کے ایڈمن اور ٹرانسپورٹ دفاتر میں آگ لگنے سے فوٹو سٹیٹ مشین، سیاسی لٹریچر سمیت دیگر سامان جل گیا۔ آتش زدگی کی اطلاع پر فوری فائر بریگیڈ کو طلب کیا گیا تھا۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق سیاسی جماعت کے دفتر کی بجلی منقطع تھی، آگ لگنے کی وجوہات سامنے نہیں آ سکی۔ اور ناظرین، جہیز خوری ہمارے معاشرے کے لیے ناسور بن چکا ہے۔ پی کے پاکستانی نے بھی 24 نیوز کی مہم کو سراہا اور جہیز لینے والوں کو رانگ نمبر کہہ دیا۔ بھایا 24 نیوز کا کمپین چل رہا ہے جہیز خوری، تو ہمارا میسیج یہ ہے، جان لوگن بھایا اکا لڑکی کے لیے جہیز لیتے ہیں، وہ سب رانگ نمبر ہیں بھایا، رانگ نمبر۔ جہیز کو معاشرے سے ختم کرنے اور آگاہی فراہم کرنے کے لیے شوبز سے وابستہ شخصیات بھی 24 نیوز کی مہم کا حصہ بن گئیں۔ ان کا کیا کہنا ہے، آئیے دیکھیے۔ ظاہر سی بات ہے جہیز تو ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ ورڈ آیا کہاں سے، لیکن خیر اب آ گیا ہے تو لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے تھرو، اور بہت اچھا ہے، اس کو کنٹینیو رکھیں۔ آئی تھنک سب کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے۔ اس کے لیے ہم خواتین کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جو نوجوان نسل ہے اس میں لڑکے کہتے ہیں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہم خود اپنی محنت سے بنائیں گے، لیکن یہ مائیں اور بہنیں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں تم چپ کر کے بیٹھو، تمہیں کچھ نہیں پتا، جہیز لینا ہے۔ تو جب تک ہم عورتیں ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، بہت مشکل ہے کہ معاشرے میں کوئی تبدیلی آئے۔ میں اس مہم میں 24 نیوز کے ساتھ یہ مہم کا حصہ بننا چاہتا ہوں کہ جو جہیز ایک جو ہم کہتے ہیں ایک لعنت ہے ہمارے ملک میں، اس میں ہماری بہت مائیں بیٹیاں بہنیں رہ جاتے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا رول ہے صرف جہیز۔ جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ اگر لڑکی اور لڑکا یہ فیصلہ کر لے کہ جہیز نہیں دیا جائے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن ہمارے ہاں کچھ یہ ہے کہ لڑکیاں بھی لیتی ہیں چیزیں لے کے، انہیں جانے کا شوق ہوتا ہے، یہ بھی خرید لوں وہ بھی خرید لوں، اور کچھ لڑکے والوں کا مزاج بھی ہوتا ہے کہ کمرے میں یہ بھی آنا چاہیے وہ بھی آنا چاہیے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کی بات کرتے ہیں، مثبت آغاز ہوا ہے۔ 100 انڈیکس میں کاروبار کے آغاز پر 125 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔
करंट इंडेक्स 38,000 की सतह अबूर कर गया है। तो आपको बताएं कि अच्छा इजाफा, साल का आगाज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत आगाज हुआ है। 100 इंडेक्स की बात की जाए तो कारोबार के आगाज पर 125 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। करंट इंडेक्स 38,000 की सतह अबूर कर गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे हबीब खान। हबीब खान, ये बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है सुबह सवेरे, तो क्या तासुरात हैं और क्या अपडेट्स इस बारे में? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है साल नौ का जो आगाज़ है वो बेहतरीन देखने में आया, बल्कि ना सिर्फ बेहतरीन देखने में आया, स्टॉक एक्सचेंज के लिए जो है वो मजबूत काफ़ी साबित हो रहा है। जो है कल हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ 929 पॉइंट्स इजाफा जो है वो स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद एक ही दिन में स्टॉक मार्केट 37,000 की सतह जो है वो अबूर करते हुए आज सुबह जब आगाज़ कारोबार का हुआ तो 125 मजीद पॉइंट्स का इजाफा करते हुए 38,000 की सतह उसने जो है वो अबूर की। इस वक्त जो है वो थोड़ा सा मिला जुला रुझान है वो देखने में आ रहा है स्टॉक मार्केट में, लेकिन सरमायाकार जो है वो काफ़ी पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं कि नया आने वाला जो साल है वो स्टॉक मार्केट के लिए बड़ा अच्छा और बेहतरीन साबित होगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो मार्केट में खबर जो है वो गर्दिश कर रही है चाइना के हवाले से। वजारत ख़जाना के जो ज़राए हैं उनका कहना ये है कि चाइना की जानिब से $2 अरब जो है वो पाकिस्तान को कमर्शियल कर्ज़ों की सूरत में देने का जो है वो इम्कानात हैं, जिसकी सूरत सरमायाकारों का जो वो मज़ीद जो है वो मज़बूत रुझान देखने में आ रहा है कि उनका कहना ये है कि इस तरह से अगर पाकिस्तान के जो ट्रेड डेफिशिएट है और इस तरह से जो पाकिस्तान में जो सरमायाकारी का जो रुझान है वो बढ़ेगा और पाकिस्तान में जिस तरह सरमायाकारी में इजाफा होगा, इसी तरह से जो लोकल सरमायाकार हैं वो भी काफ़ी खुश पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं कि आइंदा आने वाले साल में और इस गुज़िश्ता साल में जो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी। जी ठीक है हबीब, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि खबर है आलमी मंजरनामे से। बरतानवी अखबार का ये दावा सामने आया है कि चीन पाकिस्तान को मुआशी बहरान का शिकार होने नहीं देना चाहता। इस सिलसिले में चीन पाकिस्तान को $2 अरब देगा। इमदाद का बाकायदा ऐलान नहीं किया गया है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम में शाया रिपोर्ट के मुताबिक चीन पाकिस्तान को $2 अरब देगा। रकम ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे का बाइस बनेगी। बरतानवी अखबार का कहना है कि चीन पाकिस्तान को मुआशी बहरान का शिकार नहीं होने देना चाहता। चीन की जानिब से इस मदद का बाकायदा ऐलान नहीं हुआ। बरतानवी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान माली बहरान में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF से बातचीत कर रहा है। IMF हुकाम से मुज़ाकरात दोबारा जनवरी के आखिर में होंगे। ज़राए के मुताबिक चीन की जानिब से $1.5 अरब ग्रांट और $1.5 अरब कर्जा दिए जाने का इम्कान है, जबकि CPEC के लिए $3 अरब इजाफी मिलने का इम्कान है। अमेरिका और इसराइल ने यूनेस्को की रुकनियत छोड़ दी है। दोनों मुल्कों को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि यूनेस्को इसराइल मुखालिफ तासुब को फ़रोग़ दे रहा है। दोनों ममालिक ने नए साल का आगाज़ होते ही अक़वाम मुत्तहिदा के तालीम, साइंस और सकाफ़त से मुतालिक इदारे को बाज़ाब्ता तौर पर छोड़ दिया है। यूनेस्को छोड़ने का नोटिस ट्रंप इंतज़ामिया ने अक्टूबर 2017 में दिया था। बाद में इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी यही इक़दाम किया। आपको बताएं कि यूनेस्को छोड़ दिया है। अमेरिका और इसराइल ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया दोनों ममालिक ने, और ये मौक़िफ़ सामने आया है कि यूनेस्को इसराइल मुखालिफ तासुब को फ़रोग़ दे रहा है दुनिया भर में। दोनों ममालिक ने नए साल के आगाज़ होते ही अक़वाम मुत्तहिदा के तालीम, साइंस और सकाफ़त से मुतालिक इदारे को बाज़ाब्ता तौर पर गुड बाय कह दिया है। यूनेस्को छोड़ने का नोटिस ट्रंप इंतज़ामिया ने 2017 में ही दे दिया था।